नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। कल के सेशन में हमने प्रयोगवाद और प्रगतिवाद को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज के इस सेशन में हम नई कविता के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें नई कविता का अर्थ, परिभाषा और नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ शामिल होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ही उठता है नई कविता के बारे में कि नई कविता किसे कहते हैं या नई कविता क्या है। तो नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है। नई कविता क्या है? नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध शामिल है, नए मूल्य शामिल है, नया शिल्प विधान शामिल है। नई कविता में मानव का वह रूप दार्शनिक है जो वादों से परे है। वादा नहीं करता है नई कविता के मानव। नई कविता के मानव कर्म करके दिखाता है। तो नई कविता में मानव का वह रूप दार्शनिक है, वह रूप उकेरा गया है जो वादों से परे है, जो एकांत में प्रकट होता है, जो प्रत्येक स्थिति में जीता है, चाहे वह संघर्ष हो, परेशानी हो, दुख हो या सुख हो। प्रत्येक स्थिति को उकेरा गया है। मानव के जीवन में जो जो स्थितियाँ प्रकट हुई है, नई कविता में वह प्रतिष्ठित किया गया है। नई कविता ने लघु मानव को उसके संघर्षों को बार बार उकेरा गया है। नई कविता में क्या हुआ है? जो मानव है उसके संघर्ष को बार बार उकेरा गया है कि कैसे उसने दशरथ माझी को ही ले लीजिए, उन पे कविता लिखा गया है। तो उन्होंने पहाड़ को काट के कैसे रास्ता बना दिया। तो नई कविता में ऐसे एक निराला जी लिखे हैं, वह तोड़ती पत्थर, जो एकदम सटीक उदाहरण है कि एक महिला के दयनीय अवस्था को देखकर निराला जी ने वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर उकेर दिए हैं। तो नई कविता में यह वो तो छायावाद में है, लेकिन वह नई कविता से संबंधित वह कविता है। तो बार बार उसके संघर्षों को उकेरा गया है। नई कविता का मतलब यही है। अब नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। सन 1954 में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्टता की गई कि प्रयोगवाद में इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। प्रयोगवादी कविता को ही नई कविता का नाम दिया गया। डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में नई कविता नामक अर्धवार्षिक काव्य संग्रह प्रकाशित होने लगा। तो पूछेगा कि नई कविता नामक अर्धवार्षिक काव्य संग्रह किसके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संरक्षण में वह नई कविता नामक अर्धवार्षिक काव्य संग्रह प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार नई कविता नाम प्रचलित हो गया। अतः कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता दो विभिन्न धाराएं नहीं है, न होकर एक काव्य धारा के दो पड़ाव हैं। प्रयोगवाद पहला पड़ाव है अथवा बाल्यावस्था है, और नई कविता इसका दूसरा पड़ाव है या विकसित अवस्था है। प्रयोगवाद क्या है? इसका बाल्यावस्था है, मतलब शुरुआती दौर प्रयोगवाद है, और उसका विकसित दौर नई कविता है। अवस्था माना जा सकता है। नई कविता का नाम भी प्रयोगवाद की भांति भ्रामक ही है। नई कविता का नाम भी क्या है? प्रयोगवाद के भांति ही भ्रामक है। प्रत्येक युग और धारा की कविता अपने से पहले युग की कविता की तुलना में नई होती है। जैसे प्रत्येक युग की जो कविता होती है, प्रत्येक युग और धारा की कविता अपने पहले के युग की कविता की तुलना में नई होती है। मान लीजिए पहले जो रचनाएं लिखी गई हैं उनके विपरीत अगर
इस वक्त जो रचनाएं लिखी जा रही हैं तो पहले की तुलना में ये नई ही मानी जाएगी। नवीनता तो कविता का सदा से ही गुण रहा है। फिर भी नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद की लिखी गई उन कविताओं का नाम है जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती कविता छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से भिन्न है। नई कविता छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से भिन्न है, मतलब अलग है। नई कविता के प्रायः वही कवि हैं जो प्रयोगवादी कविता के थे, किंतु उनके जीवन एवं काव्य विषय दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। नई कविता शुद्ध साहित्यिक आंदोलन है, यह किसी वाद विशेष से प्रभावित नहीं है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं देखते हैं। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है घोर वैयक्तिकता। नई कविता में घोर वैयक्तिकता का प्रभाव है। नई कविता का प्रमुख विषय निजी मान्यताओं, विचारधाराओं एवं अनुभूतियों का प्रकाशन करना है। नई कविता अहम भाव से जकड़ी हुई है। वह आत्मविज्ञापन का घोर समर्थक है। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान। यह देखिए, व्यक्ति एक कवि है जो एकदम अपने जीवन से रिलेटेड, अपने जीवन की ही बातों को लिखा है। तो नई कविता क्या है कि नई कविता निजी मान्यताओं, विचारधाराओं एवं अनुभूतियों को प्रकाशित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कैसा है, वह अपने बारे में ही कवि स्वयं लिखा है कि मैं साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, असाधारण खान पान। वह आत्मविज्ञापन का घोर समर्थक है। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ देख लीजिए। तब मैं एक एकांकी मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षा में विलक्षण श्रेय मिला। नई कविता की यह प्रमुख प्रवृत्ति है। दूसरा प्रवृत्ति है निराशा का भाव। नई कविता की दूसरा घोर अहमनिष्ठवाद है। फिर निराशा का भाव। दूसरा प्रवृत्ति क्या है नई कविता का? निराशा का भाव। नई कविता में मनुष्य की असहायता, विवशता, अकेलापन, मानवीय मूल्यों का विघटन, सामाजिक विषमताओं तथा युद्ध के भयंकर परिणामों का चित्रण किया गया है। इसमें कवि के निराश मन का स्वर होता है। कवि अपने चारों ओर प्रश्न ही प्रश्न अनुभव करता है, किंतु उनका उत्तर उसके पास नहीं होता है। तो निराशा की भावना, घोर अहमनिष्ठवाद। और दूसरा विशेषता क्या है नई कविता की? निराशा की भावना। तो उसमें कवि अपने चारों ओर प्रश्न ही प्रश्न का अनुभव करता है, किंतु उसके पास कोई उत्तर नहीं है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर हैं, प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर हैं, ये और नहीं है, ओर है, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं है, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं है। अब नई कविता की तीसरी विशेषता देखते हैं। नई कविता में आस्था और विश्वास। नई कविता में आस्था और विश्वास, यह नई कविता की तीसरी विशेषता है। नई कविता में निराशा, अनास्था और अविश्वास के साथ साथ आशा और विश्वास के भी स्वर सुनाई पड़ते हैं। जब मनुष्य निराश हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक आशा की किरण जरूर दिखाई देती है कि कभी ना कभी हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारा यह काम बन जाएगा। वस्तुतः आरंभ में ही इन कवियों में घोर निराशा दिखाई देती है, लेकिन बाद में यही कवि
आशा और विश्वास से परिपूर्ण कविताएं लिखते हैं। आशा का स्वर आगे चलकर स्वस्थता का प्रतीक बन गया। कविवर अज्ञेय एक स्थल पर विश्वास करते हुए कहते हैं, आस्था न कांपे। अज्ञेय जी की लाइन है, आस्था न कांपे मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। आस्था न कांपे मानव फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। कि आस्था से एक मिट्टी की दुर्गा माँ की प्रतिमा को बना के और मानव पूजता नहीं है, पूजता ही पूजता है। कि आस्था ऐसी चीज़ है कि मानव मिट्टी में भी देवता को खोज निकालता है। नई कविता की चौथी विशेषता है कि नई कविता में नास्तिकता। नई कविता में क्या होता है? नई कविता में नास्तिकता बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग से संबंधित होने के कारण नई कविता में भावनात्मक दृष्टिकोण से विरोध दिखाई पड़ता है। बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग से संबंधित होने के कारण नई कविता में भावनात्मक दृष्टिकोण से विरोध दिखाई पड़ता है। नए कवि का ईश्वर, भाग्य, मंदिर और अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं है। वह स्वर्ग नरक का अस्तित्व नहीं मानता। भारत भूषण अग्रवाल जी निम्नलिखित पंक्तियों में देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हुए लिखे हैं कि रात मैंने एक सपना देखा, मैंने देखा गणेश जी टॉफी खा रहे हैं। यह भारत भूषण अग्रवाल जी देवी देवताओं के उपहास करते हुए, उनका मजाक बनाते हुए लिखे हैं कि मैंने रात में एक सपना देखा, मैंने देखा गणेश जी टॉफी खा रहे हैं। यह भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता की एक पंक्ति है कि नास्तिकतावाद है, ईश्वर के प्रति आस्तिक नहीं है व्यक्ति। नई कविता के व्यक्ति नास्तिकता के तरफ ज़्यादा झुकाव है व्यक्तियों का। नई कविता की पांचवी विशेषता है नई कविता में व्यंग। नई कविता व्यंग प्रधान रचनाओं से ओतप्रोत है। नई कवियों ने आज के युग में व्याप्त विषमताओं का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। नई कविता के जो कवि हैं, आज के युग में जो विषमताएं फैली हुई हैं उस पर व्यंग्यात्मक चित्रण किए हैं। जैसे निराला जी को ले लीजिए कि अरे वह सुन गुलाब पर व्यंग करते हुए और कुकुरमुत्ता और गुलाब की तुलना किए हैं निराला जी। व्यंग्यात्मक शैली में जीवन और सभ्यता के चित्रण में कवि को अद्भुत सफलता भी मिली है। श्रीकांत वर्मा ने नगरहीन मन शीर्षक कविता में आज के नागरिक जीवन की स्वार्थपरता, छल कपटपूर्ण जिंदगी आदि स्वरों को दिया है। अज्ञेय जी कविता सांप में भी नागरिक सभ्यता का तीक्ष्ण कटाक्ष करते हैं। अज्ञेय जी हैं वह सांप नामक कविता में नागरिक की सभ्यता का तीक्ष्ण कटाक्ष किए हैं। तो चलिए सांप कविता से संबंधित कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो देखिए नई कविता की प्रमुख विशेषताएं में कैसे लिखे हैं कि सांप तुम सभ्य तो नहीं होंगे, सांप तुम सभ्य तो नहीं होगे। यह व्यक्तियों पे कटाक्ष करते हुए अज्ञेय जी लिखे हैं कि सांप तुम सभ्य तो नहीं होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, क्या कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। कि हे असभ्य व्यक्ति, इसका अर्थ है कि हे असभ्य व्यक्ति, तुम तो आदिमानव थे, अभी ठीक से तुम्हें रहना खाना भी नहीं आया, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार भी करने नहीं आया, और नगर में तुम बस गए, बसने भी नहीं आया, फिर भी डसना कैसे सीख लिए, आपस में यह द्वेष की भावना कैसे सीख लिए, कहाँ से यह द्वेष रूपी विष को तुमने पाया। अज्ञेय जी कटाक्ष करते हुए आधुनिक युग के व्यक्तियों पर सांप नामक कविता को लिखे हैं।
नेक्स्ट है 6वां विशेषता है नई कविता की कि अति बौद्धिकता। नई कविता की 6वां विशेषता है अति बौद्धिकता। नई कविता में अनुभव करने की योग्यता कम है। नई कविता में अनुभव करने की योग्यता कम है, अर्थात उसमें क्रियात्मक रूप को प्रकट नहीं किया गया है। कवियों ने बुद्धि के द्वारा उछल कूद को व्यक्त किया है। नया कवि हृदय को प्रकट न करके केवल बुद्धि का ही अधिक आश्रय लेता है। उन्होंने अपनी बुद्धि से समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और अपनी समस्याओं का समाधान बौद्धिकता के धरातल पर खोजते हैं कि नई कविता में व्यक्तियों के मन में हृदय की कोई भावना नहीं है, हृदयात्मक भावना नहीं प्रकट किया गया है। बुद्धि से काम लिया गया है कि वह मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करता है। नेक्स्ट है 7वीं विशेषता नई कविता की कि नई कविता में क्षणवाद का महत्व। क्षण का महत्व, नई कविता में क्षण का महत्व या क्षणवाद का महत्व। नई कविता का कवि क्षण विशेष की अनुभूति को विशेष महत्व देता है। उसके लिए सुख का एक क्षण संपूर्ण जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। वह क्षण में ही जीवन की संपूर्णता का दर्शन कराता है। नई कविता में क्या है कि क्षण का विशेष महत्व है कि एक क्षण में क्या होगा, दूसरे क्षण में क्या होगा। तो नई कविता के जो मनुष्य हैं, कवि उन मनुष्यों का चित्रण किया है जो नई कविता के कवि क्षण विशेष की अनुभूति को विशेष महत्व देते हैं। उसके लिए सुख का एक क्षण ही संपूर्ण जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। वह क्षण में ही जीवन की संपूर्णता के दर्शन कराता है नई कविता के कवि। तो क्षण का महत्व है नई कविता में। देख लीजिए एक कविता की लाइन, एक क्षण में प्रवहमान व्याप्त संपूर्णता। कवि ने कविता भी लिख दिया है कि एक क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्णता। नई कविता का 8वीं विशेषता है भोगवाद और वासना। भोगवाद और वासना नई कविता की 8वीं विशेषता है। नई कविता में क्षणवादी विचारधारा ने ही भोगवाद को जन्म दिया। नई कविता में भोगवाद और वासना का मुख्य स्वर है। नया कवि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण खाओ पियो और मौज उड़ाओ सिद्धांत का पक्षपाती बन गया है। इस सिद्धांत के बहाव में उसने लोक मर्यादा का उल्लंघन भी किया है। वह आत्मिक सौंदर्य की उपेक्षा कर शारीरिक सौंदर्य का वरदान मांगता है। इस प्रकार नई कविता कहीं कहीं समाज में अश्लीलता, अनैतिकता और अराजकता का वातावरण उत्पन्न करती हुई दिखाई पड़ती है। अज्ञेय जी की यह पंक्ति इस संदर्भ में देखने योग्य है। तो चलिए नई कविता में भोग वासना के संदर्भ में अज्ञेय जी क्या लिखे हैं उनकी 2 पंक्तियाँ देख लेते हैं कि तुम कहाँ हो नारी विशेष पर, जैसे देख लीजिए नई कविता में नारी विशेष पर विशेष चित्रण किया गया है। तो और 9वीं विशेषता है नई कविता की भाषा। नए कवियों में खड़ी बोली के आधुनिक रूप को अनेक रूपों में प्रयुक्त किया गया है तथा अनेक नई विशेषताओं एवं क्रियापदों का भी निर्माण किया गया है। इन्होंने भाषा के सौंदर्य में वृद्धि के लिए नवीन प्रतीक योजना, बिंब विधान एवं उपमान योजना को भी अपनाया है। प्रकृति बिंब का एक नवीन उदाहरण दर्शनीय है। देखिए प्रकृति की एक नवीन उदाहरण, बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो। यह क्या है? प्रकृति का सटीक उदाहरण है। 10वां विशेषता है छंद।
नए कवियों ने छंद बंधन को स्वीकार न करके मुक्त छंद परंपरा में विश्वास रखता है। देखिए, निराला जी की जूही की कली को ही ले लीजिए, मुक्त छंद में नई कविता में ही छायावाद में छंदों से मुक्त रचना हो गई। निराला जी की जूही की कली, तब से छंद मुक्त ही रचना ही लिखी जाती है। तो नए कवियों ने छंद बंधन को स्वीकार न करके मुक्त छंद परंपरा में विश्वास रखता है। कहीं लोक गीतों के आधार पर अपने गीतों की रचना की है, तो कहीं अपने क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए हैं। कुछ ऐसे भी कविताएं लिखे हैं जिनमें न लय है न गति है, बल्कि पद की सी शुष्कता और निरसता है। कुछ नए कवियों ने रुबाइयों, गजलों और सानेट पद्धति का भी उपयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्राहवी विशेषता है उपमान, प्रतीक एवं बिंब विधान। नई कविता की 11वीं विशेषता है कि उपमान, प्रतीक, बिंब विधान। छंदों में न लिखे, आजकल नई कविता में क्या है कि गज़ल भी लिखा जा रहा है, गीत भी लिखा जा रहा है, वो भी बिना छंद के। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन के बारे में अपनी बेटी को लेके एक कविता लिखी है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदों सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। आजकल के कवि हैं, जो नई कविता के कवि हैं, वह ऐसे लिख रहे हैं, अपने जीवन को ही उकेर दे रहे हैं। वो भी उसमें ना छंद का बंधन है, छंद मुक्त रचनाएं है, एक आप पढ़ेंगे तो लगेगा गद्य है, ऐसी कविताएं लिख रहे हैं। तो 11वीं विशेषता है उपमान, प्रतीक एवं बिंब विधान। नई कविता के कवियों ने सर्वथा नवीन उपमानों, प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया है। अज्ञेय तो पुराने उपमानों से तंग आ गए हैं, अतः वे नवीन उपमानों का प्रयोग पर बल देते हैं। नया कवि वैज्ञानिक उपमानों का प्रयोग पर बल देता है। जैसे प्यार का बल्लभ फ्यूज हो गया। बल्लभ देखिए, बल्लभ नए ज़माने में आए, पुराने ज़माने में तो लालटेन ढिबरी से काम चलाते थे लोग। तो कभी भी लालटेन और ढिबरी, पहाड़ पर लालटेन, एक नाटक है मंगलेश डबराल का। तो नए कवि क्या है कि पुराने कवि तो लालटेन ढिबरी से काम चलाते थे, तो उसी को अपनी कविता में प्रयोग करते थे। अब देखिए, नए वैज्ञानिक उपमानों का प्रयोग कर रहे हैं आज के कवि। देखिए कैसे है, प्यार का बल्लभ फ्यूज हो गया। अब आधुनिक युग में बल्लभ का तो ज़्यादा प्रचलन है, तो प्यार का बल्लभ फ्यूज हो गया। प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी वो एकदम सुर्ख हो जाती है। देखिए, पुराने कवि थे, तो बादलों को, हवाओं को, बिजली को, अपना प्रकृति के इन नज़ारों को अपना उपमान बनाते थे। लेकिन नए कवि देखिए, बल्लभ को, फ्यूज को, बिजली को, स्टोव को, इन सब प्रतीकों को अपने काव्य में समाहित किए हैं। तो प्यार का बल्लभ फ्यूज हो गया, इसका नवीन उदाहरण देख लीजिए एक कविता में कि प्यार का बल्लभ फ्यूज हो गया। प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी वो एकदम सुर्ख हो जाती है। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पहला है भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र, चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरे नई कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचनाएं देख लेते हैं। तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण, आमने सामने कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। तीसरे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। काल तुमसे होड़ है मेरी, काल तुमसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह। इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेंगे हम नहीं, बात बोलेंगी हम नहीं, शमशेर बहादुर सिंह। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। शमशेर बहादुर सिंह की एक और रचना है, चूका भी नहीं हूँ अभी, चूका भी नहीं हूँ अभी।
नेक्स्ट देखते हैं जगदीश चंद्र गुप्त। जगदीश चंद्र गुप्त की रचनाएं देख लेते हैं। नाव के पाँव, शब्दांश, बोधि वृक्ष, असंभूक। जगदीश गुप्त की रचनाएं क्या हैं? नाव के पाँव, नई कविता के कवि हैं जगदीश गुप्त, चौथे कवि। नाव के पाँव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष और संबूक इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवें कवि हैं दुष्यंत कुमार। इन्हें गजल का सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी गजल का रुक जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं। हिंदी गजल का सम्राट भी कहा जाता है दुष्यंत कुमार को। तो दुष्यंत कुमार की रचनाएं देखिए। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साए में धूप, यह दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं हैं। छवें कवि हैं श्रीकांत वर्मा। नई कविता के छवें कवि कौन है? श्रीकांत वर्मा। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दीनारंभ, भटका मेघ, श्रीकांत वर्मा। माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा। मखद, श्रीकांत वर्मा। सातवें कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचनाएं देख लेते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो, रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय। आठवें कवि हैं नरेश मेहता। नई कविता के आठवें कवि हैं नरेश मेहता। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को और उत्सव, यह रचनाएं शामिल है नई कविता के कवि की। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ। कल फिर नए सेशन को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।